हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आराध्या क्लासेस। मैं हूं आपका साइंस टीचर आकाश सुत्रिया। टुडे वी लर्न स्टैंडर्ड 10 साइंस चैप्टर नंबर 1। नेम ऑफ चैप्टर नंबर 1 इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन में वन और मोर कंपाउंड रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कंपाउंड से टोटली डिफरेंट होती है। वन और मोर कंपाउंड रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो जो न्यू सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो रिएक्टिंग कंपाउंड से टोटली डिफरेंट होती है। सिंपल यही फंडा है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन is a process in which one or more compound react each other and form a new substance। न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो जो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं उससे टोटली डिफरेंट होती है। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन देखी जाती है, उसके एग्जांपल हम लर्न करते हैं। केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। लिस्ट आउट करते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, हमारी बॉडी में जो भी हम फूड एब्जॉर्ब करते हैं उसका जो डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन विच इज वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देन रेस्पिरेशन, वी स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज वन टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिटेलिंग में रेस्पिरेशन का स्टडी आएगा ये इसी चैप्टर में। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे की किसी भी चीज़ होती है उस पर जंग लग जाती है, एज अ मानसून के टाइम पे आपने देखा होगा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड किस तरह से बनता है, तो मिल्क में से कर्ड का फॉर्मेशन है, वो भी वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जहाँ भी होती है उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं कंपाउंड में, तो वो देखते हैं केमिकल रिएक्शन चेंजेस। Chemical reaction involves, during the chemical reaction क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो सबसे पहला चेंजेस है चेंज इन स्टेट। आपके पास एक डिश में आइस है, आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, जब वो एटमॉस्फेयर में से हीट एब्सॉर्ब करता है तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। तो सॉलिड टू लिक्विड मतलब कि किसी भी रिएक्शन में स्टेट चेंज हो सकती है।
कोई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें चेंज इन कलर, कोई रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर, some reaction produce gas, तो ये चेंजेस केमिकल रिएक्शन में हो सकते हैं। देन एक्टिविटी नंबर 1.1, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एक्टिविटी नंबर 1.1, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक एलिमेंट्स है। सबसे पहले आपको लेना है एक मैग्नीशियम रिबन। उसको आपको क्या करना है, बर्निंग प्रोसेस। देखो ये है मैग्नीशियम रिबन, उसको आपको क्या करना है, बर्न करना है। तो बर्न करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक बर्नर। तो ये मैंने बनाया एक बर्नर। ये है आपका मैग्नीशियम रिबन। आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। मैग्नीशियम एक्टिव एलिमेंट्स है, तो जब भी आप मैग्नीशियम की किसी भी रिबन को एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हो तो सैंड पेपर से अच्छी तरह से रब करना है। बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम एक्टिव एलिमेंट्स है, वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ इमीडिएटली रिएक्शन करके उस पर एक लेयर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो आपको मैग्नीशियम की जरूरत है, लेकिन मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक इनर्ट लेयर चढ़ा हुआ है, तो उसको आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से अच्छी तरह से रब करोगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मैग्नीशियम रिबन को हम जब काम लेते हैं तो क्यों सैंड पेपर से रब करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम एक्टिव एलिमेंट्स है, वो इमीडिएटली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का इनर्ट लेयर बन जाता है, और ये लेयर को हटाना जरूरी है, इसीलिए हम सैंड पेपर से उसको रब करते हैं। मैग्नीशियम रिबन है, उसको आपको क्या करना है, बर्न करना है। आपको बच्चों एक बात याद होनी चाहिए, किसी भी बर्निंग प्रोसेस ऑलवेज पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है। बर्निंग प्रोसेस occur in presence of ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहां से आता है, ये ऑक्सीजन आता है फ्रॉम एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को आप जब बर्न करते हो तब मैग्नीशियम रिबन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। बाद में मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होती है तब आपको वाइट शाइनी लाइट दिखाई देगी, मतलब कि यहाँ क्या दिखाई देगा आपको, लाइट, शाइनी लाइट दिखाई। और जब आप यहाँ पे एक वॉच ग्लास रखते हो तो मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऐश बनाती है, राख आप बोलते हैं, दिस इज ऐश। तो ऐश में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, याद रखो, ऐश हमारी होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन है, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ, हम जब बर्निंग करते हैं तब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ होती है, तब बनता है MgO। MgO की हमें क्या मिलती है, ऐश मिलती है, और वो हम वॉच ग्लास में कलेक्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने लिया मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन सॉलिड फॉर्म में था, उसको जब मैंने बर्न किया तब उसने ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट था उसके साथ रिएक्शन की और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमें ऐश के फॉर्म में मिलता है।
ये है हमारा बर्नर दोस्तों। ये मैग्नीशियम को जब आप हीट करते हो, ये ट्रायंगल क्या इंडिकेट करता है, मैग्नीशियम को आप हीट देते हो। तो मैग्नीशियम को जब आप हीट देते हो तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो ये है एक्टिविटी नंबर 1 की केमिकल इक्वेशन। आप किसी भी केमिकल इक्वेशन की मदद से केमिकल रिएक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हो इजीली। बच्चों याद रखो, मैग्नीशियम रिबन को जब भी काम लेते हो तब आपको सैंड पेपर से अच्छी तरह से रब करना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी एक्टिविटी नंबर 1.1। देन इसके बाद आती है एक्टिविटी नंबर 1.2। बच्चों मैंने लिखा है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन कलर। तो एक्टिविटी नंबर 1.2 वो हमें यही सिखाती है, चेंज इन कलर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। एक्टिविटी 1.2 व्हेन पोटेशियम आयोडाइड। बच्चों याद रखो, पोटेशियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस होता है। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, मैं ब्रैकेट में लगता हूं कलरलेस सॉल्यूशन। एडेड into लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है वो भी कलरलेस होता है। When potassium iodide solution added into lead nitrate solution, the formation of lead iodide, लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है येलो कलर। Formation of lead iodide which is insoluble in water. देखो यहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, जब हमें दो कलरलेस सॉल्यूशन को मिक्सअप किया तब हमने येलो कलर का कंपाउंड नया पाया और वो कंपाउंड का नाम था लेड आयोडाइड। आप सर्च करके देख सकते हो, लेड आयोडाइड का जो कलर होता है वो कलर इन येलो होता है। ये केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले मैंने क्या लिया था, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, बाद में लेड PbNO3 ट्वाइस। बच्चों केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपको टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए। Pb का मतलब होता है लेड, N का मतलब होता है नाइट्रोजन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन। ये पूरा है लेड नाइट्रेट, K का मतलब होता है पोटेशियम, I का मतलब होता है आयोडीन। ये है पोटेशियम आयोडाइड विच इज ऑलरेडी स्टडी इन स्टैंडर्ड 9। लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के बीच जब भी रिएक्शन होती है तब बनता है लेड आयोडाइड, PbNO3 ट्वाइस विच इज इन एक्वेयस फॉर्म। ये दोनों के बीच रिएक्शन होती है और एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है लेड आयोडाइड PbI2 विच इज लेड आयोडाइड एंड अदर KNO3 विच इज पोटेशियम नाइट्रेट। इधर 2 नाइट्रेट है तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2, यहाँ भी आ जाएगा 2, आयोडीन 2 है। ओके, रिएक्शन बैलेंस हो गई। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
ये साइड को हम रिएक्टेंट बोलते हैं, ये साइड को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना जरूरी है। अगर सेम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। लेकिन अभी आपको ये रिएक्शन याद रखनी है। ये रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। लीड के पास कौन है, नाइट्रेट, पोटेशियम के पास कौन है अभी, आयोडीन। आफ्टर द रिएक्शन लीड के पास कौन आ जाता है, आयोडीन लीड के पास आ जाता है, और वो जो नाइट्रेट है वो पोटेशियम के पास चला जाता है। मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट। जो रिएक्टेंट में जो भी आयंस है उसका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो जब भी रिएक्टेंट का आयन एक्सचेंज होता है तो वो रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी चैप्टर में जिस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह से वो भी रिएक्शन आने वाली है। देन एक्टिविटी नंबर 1.3, एक्टिविटी नंबर 1.3, गुड। तो बच्चों आपने देखा चेंज इन कलर, तो ये एक्टिविटी नंबर 1.2 आपको अच्छी तरह से समझाती है कि किस तरह से चेंज इन कलर होता है। दो कलरलेस सॉल्यूशन आपस में मिलके येलो कलर का लेड आयोडाइड बना देता है। मतलब कि केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन चेंज इन कलर इज पॉसिबल। देन आती है एक्टिविटी नंबर 1.3। आपको सबसे पहले कॉनिकल फ्लास्क लेना है। This is conical flask. बाद में जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक वन टाइप ऑफ मेटल, जिंक मेटल के छोटे छोटे दाने या हम ग्रेन्यूल्स बोल सकते हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स लेने, बाद में आपको ऐड करना है H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, H2SO4 विच इज एसिड। याद रखो मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। मेटल जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद H2SO4 एंड फॉर्म ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस ही बोल। मैं आपको केमिकल इक्वेशन लिख के बता देता हूं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि किसी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तब गैस फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो H2SO4 को आपको ऐड करना है, तो कर देते हैं बच्चों H2SO4 को ऐड। सबसे पहले आपने क्या लिया था, Zn जिंक ग्रेन्यूल्स, तो लिखो जिंक ग्रेन्यूल्स। बाद में आपने ऐड किया H2SO4, H2SO4 डाइल्यूट था तो आप लिख सकते हैं एक्वस फॉर्म में। ये दोनों के बीच जब रिएक्शन होती है बाद में आपको बंद कर देना है यहां से कॉक। तो ये है आपका कॉर्क, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन गैस इवोल होती है वो बाहर ना निकल जाए एक ही हिसाब से, उसके लिए। बाद में आपको रखनी है ग्लास ट्यूब। तो जिंक ग्रेन्यूल्स और H2SO4 ये दोनों के बीच रिएक्शन होगी और बाद में प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस ये जो ग्लास ट्यूब मैंने बनाई, ये जो पाथ मैंने बनाया वहां से बाहर आएगा। और जलती हुई कैंडल मोमबत्ती होती है, उसको आप जब भी इसके जब माउथ पर आओगे तब वो मोमबत्ती में आपको क्या दिखाई देगा, एक्सप्लोजन दिखाई देगा, क्योंकि हाइड्रोजन विच इज वेरी एक्सप्लोजिव इन नेचर। तो जिंक सॉलिड और H2SO4 ये दोनों के बीच रिएक्शन होगी और बन जाएगा ZnSO4, और ZnSO4 इसके साथ बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर आएगी। आप जलती हुई मोमबत्ती को नज़दीक ले जाओगे तो उस पर आपको छोटा सा धमाका ऑब्जर्व होगा। तो ये धमाका किस वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्टिविटी थी जो हमें इंडिकेट करती है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन प्रोडक्शन ऑफ गैस। कहीं रिएक्शन ऐसी भी है जो रिएक्शन के ड्यूरिंग आपको एक गैस ऑब्जर्व होता है। कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक केमिकल सब्सटेंस है। कैल्शियम कार्बोनेट को आप जब भी हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व करता है। तो वो रिएक्शन भी आप प्रोडक्शन ऑफ गैस में लिख सकते हो। देन टॉपिक इज व्हाट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
रिएक्टेंट वो होता है अ सब्सटेंस which take part in chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में जो भी कंपाउंड का हम यूज करते हैं वो हमारा होता है रिएक्टेंट। देन बारी आती है प्रोडक्ट की। व्हाट इज प्रोडक्ट? A substance which are produced after the chemical reaction. Substance which are produced after the chemical reaction is known as a product. As per example, activity number 1.1 में आपने देखा when magnesium ribbon bond in presence of oxygen, when magnesium ribbon burnt in presence of oxygen, MgO magnesium oxide is produced. ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में जो Mg और O2 वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो Mg और O2 हमारे लिए है रिएक्टेंट और MgO प्रोड्यूस्ड होता है तो वो हमारे लिए है प्रोडक्ट। तो ये केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? Mg और O2। तो ये Mg और O2 एक से ज्यादा मतलब कि वन और मोर, जब रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज होता है तब उसके बीच हम प्लस की साइन यूज करते हैं। कोई तीसरा होता तो प्लस करके लिखते हैं। ओके, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन जो हमने यूज किया वो गैसियस फॉर्म में था। तो Mg और O2 हमारे लिए है रिएक्टेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। बाद में हमें बनाना है एरो। तो एरो रिएक्टेंट से शुरू होगा और जिस साइड प्रोडक्ट बनती है उस साइड एरो की डायरेक्शन रखनी है और बन जाता है MgO। तो ये MgO प्रोड्यूस होता है, वो हम एरो से अनदर साइड लिखते हैं। तो MgO हमारे लिए है प्रोडक्ट। याद रखो, ऑलवेज रिएक्टेंट रिटर्न इन लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट रिटर्न इन राइट हैंड साइड। एरो के राइट हैंड साइड हम प्रोडक्ट लिखते हैं, एरो के लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं रिएक्टेंट। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है तो हम प्लस 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 करके लिख सकते हैं। याद रखो, एरो की साइन ऑलवेज प्रोडक्ट की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। वो एक केमिकल इक्वेशन का एक रूल है। तो मैंने आपको केमिकल इक्वेशन का रूल बताया कि प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, सॉरी रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड लिखा जाता है। नेक्स्ट, जो एरो की साइन होती है वो ऑलवेज प्रोडक्ट की साइड होती है। एक से ज्यादा रिएक्टेंट यूज हो गए तो प्लस की साइन आपको यूज करके रिएक्टेंट में लिखना है। सेम इसी तरह से एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलती है तो सभी प्रोडक्ट के बीच आपको प्लस की साइन लिखनी है। तो ये केमिकल रिएक्शन का हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? chemical reaction represent by chemical equation. It involves symbol
ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। and also state of reactant and product। तो बच्चों ये एक इक्वेशन रिएक्शन है, तो रिएक्शन का हमें क्या लिखा है केमिकल इक्वेशन, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस MgO। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमने लिखा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में मैंने क्या लिखा, तो जो रिएक्टेंट था तो रिएक्टेंट का मैंने सिंबल लिखा, पूरा मैग्नीशियम नहीं लिखा है, पूरा ऑक्सीजन नहीं लिखा है, लेकिन सिर्फ मैंने क्या लिखा उसका सिंबल Mg+O2। बाद में मैंने छोटे से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है S, यहाँ पे G, तो ये S, ये G, ये S, वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो उसकी फिजिकल स्टेट इंडिकेट करते हैं। तो देयर आर 4 फिजिकल स्टेट, वन इज S का मतलब होता है सॉलिड स्टेट, देन G का मतलब होता है गैसियस स्टेट, समटाइम्स लिक्विड इज यूज्ड एज अ रिएक्टेंट, तो L का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म। सबसे ज्यादा यूज होता हुआ जो है वो AQ का मतलब होता है वाटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्टडी करने वाले हैं उसके मैं आपको हिंट देता हूं। देखो बच्चों, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है रिएक्टेंट के साइड में, तो एक मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट के साइड में मैग्नीशियम कितना है, एक मैग्नीशियम है, लेकिन रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन की बात करूं तो O2 मतलब कि 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट के साइड 1 ऑक्सीजन है। आपने स्टैंडर्ड 9 में सीखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मैटर नाइदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉय, मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर प्रोड्यूस भी नहीं हो सकती और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे तो डिस्ट्रॉय होगा क्योंकि रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में 1 ही ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन गया कहाँ, केमिकल रिएक्शन में तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब कि ये इम्बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, ये नहीं होना चाहिए, उसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो वो किस तरह से हम इक्वल कर सकते हैं उसका स्टेप वाइज पूरा क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन हम स्टडी करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो मिलते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू।